नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जिसको पूरी सत्ता मिली हुई हो उससे जब सत्ता का बंटवारा करना पड़े या खंडित सत्ता मिले तो कभी चैन से रह नहीं पाता है। जो मिला है उसकी खुशी कम होती है, जो नहीं मिला है उसकी तकलीफ हमेशा सताती रहती है। कुछ यही हाल है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। कहाँ तो पूर्ण राज्य का दर्जा था, अनुच्छेद 370 का स्पेशल स्टेटस था, 35 से लागू था। केंद्र सरकार डरती थी, प्रधानमंत्री डरते थे। प्रधानमंत्री को केंद्र सरकार को जब चाहते थे झुका लेते थे। जम्मू कश्मीर में जो भी मुख्यमंत्री रहा हो उसका यही हाल रहा। वो केंद्र सरकार से बात नहीं करते थे, वो भारत सरकार से बात करते थे और हमेशा एक भाव रहता था कि हम भारत का अभिन्न अंग नहीं है। ये भले ही वो बोलते न रहे हों, लेकिन वो संदेश हमेशा यही देने की कोशिश करते थे। अनुच्छेद 370-35 से खत्म हुआ, ये प्रिविलेज चला गया। अब यूनियन टेरिटरी है जम्मू और कश्मीर। तो कहाँ पूर्ण राज्य, सब कुछ हाथ में था। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो सत्ता उनको मिली है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली उसके मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी कम अधिकार हैं उमर अब्दुल्ला के पास। तो जाहिर है कि ये बात उनको रास तो नहीं आ रही होगी, लेकिन वो एक मरीचिका के पीछे भाग रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो इस सिद्धांत पर चल रहे हैं कि अगर दुश्मन को परास्त न कर पाओ, हरा न पाओ, तो उससे मिल जाओ। तो भाजपा से मिल गए हैं, मोदी से मिल गए हैं। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो शायद उनके जो पुराने दिन हैं वो लौटा देंगे। तो पुराने दिन लौटने की आस में वो नरेंद्र मोदी की ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं जैसा उनके भक्त भी नहीं करते हैं। लेकिन उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उनको मालूम है कि अनुच्छेद 370-35 से फिर से वापस आने वाला नहीं है। कम से कम मोदी के रहते तो सवाल ही नहीं है, बीजेपी की कोई भी सरकार हो तब भी सवाल नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी की सरकार आ जाए वो अनुच्छेद 370 और 35 को बहाल कर सकती है। अब जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से इंटीग्रेशन हो गया है भारत में। वो जो दुविधा थी, वो जो संकट था, वो समाप्त हो चुका है। भारत का पूरा संविधान जैसे बाकी राज्यों में लागू होता है वैसे जम्मू कश्मीर में लागू हो गया है। ये बात पसंद नहीं आ रही है उमर अब्दुल्ला को, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। अब सवाल यह है कि जो उनकी उम्मीद है वो कभी पूरी होने वाली नहीं है। सवाल है कि क्यों? इसलिए कि आप याद कीजिए 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब भी और प्रधानमंत्री 14 में बन गए उसके बाद भी एक बात वो लगातार कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के संबंध में कि इस प्रदेश को लूटा है 3 परिवारों ने। कांग्रेस का गांधी परिवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब्दुल्ला परिवार और पीडीपी का मुफ्ती परिवार। और उन्होंने कहा इन तीनों परिवारों को जम्मू कश्मीर की राजनीति से उखाड़ फेंकना है। क्यों उखाड़ फेंकना है? क्योंकि जब तक ये बने रहेंगे तब तक भ्रष्टाचार और आतंकवाद से लड़ाई पूरी तरह से कामयाब नहीं होगी, सफल नहीं होगी। तो राज्य का दर्जा लिया ही इसलिए गया कि ताकि सारी सेवाएं और उसके अलावा बड़े फैसले लेने का अधिकार और ख़ासतौर से उसमें आंतरिक सुरक्षा यानी सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस, सुरक्षा बल, ये सब कुछ जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में रहे। तो आतंकवाद को अगर ख़त्म करना है तो इन तीनों दलों को ख़त्म करना है, इन तीनों दलों का राज ख़त्म करना है, इन तीनों दलों की राजनीति ख़त्म करना है। 2015 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद से हाथ मिलाया था पीडीपी से बीजेपी ने, तो बड़ी आलोचना हुई थी। मोदी के समर्थक, बीजेपी के समर्थक भी आलोचना करने लगे थे कि सत्ता के लालच में जाकर जो है राष्ट्र विरोधी ताकतों से हाथ मिला लिया। आज तक होती है, लोग उदाहरण देते हैं। जब भी बेमेल गठबंधन की बात होती है तो लोग बीजेपी पीडीपी के गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि मोदी किसी तात्कालिक लाभ के लिए इस तरह के कदम नहीं उठाते। उनकी दृष्टि बहुत दूर तक, आगे तक होती है। अब आप देखिए 2015 आज 2025 में है। 10 साल में क्या हुआ? 10 साल में पीडीपी के नाम की पार्टी
जम्मू और घाटी दोनों जगह से लगभग समाप्त हो गई है, उसका कोई राजनीतिक वजूद बचा नहीं है। तो जो पार्टी जिस पार्टी का मुख्यमंत्री रह चुका हो, और दो मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती, उस पार्टी का अब कोई नामलेवा नहीं बचा है। उनके कुछ विधायक 2-3 जीत गए हैं, लोकसभा चुनाव में उनको कोई सीट नहीं मिली, और आगे आने वाले दिनों में उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी डर नहीं लगता कि अगर उन्होंने कोई गलती कर दी, कोई ऐसा स्टैंड ले लिया, या मोदी की जिस तरह से तारीफ कर रहे हैं, अगर पीडीपी मजबूत होती तो उमर अब्दुल्ला किसी भी हालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी प्रशंसा न करते, कि उनको डर लगा रहता कि अगर ये करेंगे हम तो मुस्लिम वोट घाटी का खिसक जाएगा पीडीपी की तरफ। अब वो डर निकल चुका है, तो इसलिए उनको प्रशंसा करने में कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि घाटी के मुसलमानों के सामने इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई और विकल्प है नहीं। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनाया, या कहें कि अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनको चुनाव में जो है बहुमत मिला है, तो आप उनको मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकते थे। रोकते तो उसका जो असर होता वो नुकसान ही होता, देश का भी होता और बीजेपी का तो होता ही। लेकिन उनको वो ताकत जो उनकी पहले हुआ करती थी वो कभी नहीं मिलने वाली, और मोदी के राज में फिर कह रहा हूं वो तो सवाल ही नहीं है। और आप याद कीजिए, जब जब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात आती है, चर्चा होती है, संसद में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, या सुप्रीम कोर्ट के बाहर, अभी हाल ही में वो जो जेड टनल है, सोनमर्ग की जो टनल बनी है नई ऑल वेदर टनल, उसके उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री से फिर अनुरोध किया उमर अब्दुल्ला ने कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। हर बार प्रधानमंत्री का एक ही जवाब होता है कि उचित समय पर इस बारे में फैसला लिया जाएगा। और संसद में और संसद के बाहर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोल चुके हैं कि जब तक जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म नहीं होता तब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर विचार नहीं होगा। तो बीजेपी में और में केंद्र सरकार में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कब पूर्ण राज्य का दर्जा देना है। तो योजना किया थी, जैसे ही 370 और 35 से खत्म किया, उसके बाद से बीजेपी लगातार इस बात पर काम कर रही है कि जम्मू कश्मीर में, खासतौर से घाटी में, नई लीडरशिप उभरे, नई पार्टियां, नए नेता और कार्यकर्ता उभरे। इसलिए पहली बार जम्मू कश्मीर में पंचायत के और स्थानीय निकाय के चुनाव हुए। उसके बाद 2020 दिसंबर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार। तो लोकल बॉडीज जो हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने, उनको अधिकार देने, और जमीन से नेता उठकर आए, कार्यकर्ता बने, और वो आगे राज्य की राजनीति में आगे बढ़े, इसकी कोशिश हुई। पहले चुनाव में काफी कुछ बदला, लेकिन राज्य स्तर पर बदलाव आ सके ऐसा बदलाव नहीं आया। तो पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव ड्यू हैं जनवरी 2024 से, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव दिसंबर 2025 में होना तय है, क्योंकि दिसंबर 2020 में हुए थे, 5 साल पूरा होगा दिसंबर 2025 में। लेकिन उमर अब्दुल्ला नहीं चाहते, वो इसको एक तरह से अपने बार्गेनिंग का हथियार बनाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि ये दोनों चुनाव उनका कोई मतलब नहीं है जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता। और ये दोनों चुनाव जब पहली बार हुए तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं था, यूनियन टेरिटरी बन चुका था। ये 5 अगस्त 2019 के बाद की घटनाएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो है चुनाव हुआ नहीं, चुनाव एक ही बार हुआ, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनावों से जिस तरह से लोगों को पॉलिटिकल राजनीतिक अधिकार मिला है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नीचे के लोगों का, वो जम्मू कश्मीर के लिए एक नया अनुभव है। जम्मू कश्मीर के नेताओं के लिए, पार्टियों के लिए, और स्थानीय स्तर पर जो राजनीति करते हैं उनके लिए। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का वो जो स्वाद उन्होंने चखा है, उनको समझ में आ रहा है कि जब सब कुछ ऊपर से होता था, राज्य सरकार सब कुछ तय करती थी कि उनके जीवन में क्या होगा, उनके इलाके में डेवलपमेंट कैसे होगा, क्या होगा, नाली बनेगी कि नहीं, सड़क बनेगी कि नहीं, बिजली आएगी कि नहीं। अब ये सब
बहुत से अधिकार जो है इन संस्थाओं को मिल गए और उनको डेवलपमेंट के काम के लिए धन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो वो काम हो रहे हैं। स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, पर्यटन बढ़ रहा है, ये सब लोगों को दिखाई दे रहा है। लेकिन उमर अब्दुल्ला को तो एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, वही लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। तो बीते हुए दिन तो लौटने वाले नहीं हैं। और आप मानकर चलिए कि पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव इसी व्यवस्था के तहत, यानी जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी रहते हुए ही होंगे। और जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का घाटी में दबदबा बना हुआ है, मुझे नहीं लगता तब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। तो नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल में, सिर्फ 10 साल में दशकों से जमी हुई 2 पार्टियों का सफाया कर चुके हैं, उनकी राजनीति का सफाया कर चुके हैं जम्मू कश्मीर से। कांग्रेस के गांधी परिवार की राजनीति का और पीडीपी के मुफ्ती परिवार की राजनीति का। अब ले देकर बचा है अब्दुल्ला परिवार। और अब्दुल्ला परिवार इस समय पूरी तरह से निर्भर है केंद्र सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उनको मालूम है कि जो बची खुची ताकत उनको मिली हुई है वो भी केंद्र सरकार के कारण। और अभी तक गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि एलजी के अधिकार की सीमा क्या है और मुख्यमंत्री के अधिकार की सीमा क्या है। इस समय मनोज सिन्हा देश के जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके सबसे ताकतवर एलजी है, सबसे ज़्यादा ताकत है उनके पास। उनके पास ताकत है प्रदेश में पुलिस का मुखिया नियुक्त करने की, उनके पास ताकत है चीफ सेक्रेटरी नियुक्त करने की और दूसरे विभागों में अफसरों की नियुक्ति की, और नियुक्ति और स्थानांतरण दोनों की। उनकी जो ताकत है उसके सामने उमर अब्दुल्ला की ताकत बहुत घटी हुई है और इसकी उन्हें आदत नहीं है। अब तो डीजीपी भी जाकर सलाम नहीं करता। ये स्थिति जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की आज़ादी के बाद से कभी नहीं रही जो आज है। लेकिन उमर अब्दुल्ला के सामने कोई विकल्प नहीं है, तो उनको केंद्र के साथ मिलकर चलना है कि जो कुछ मिलेगा केंद्र सरकार के साथ चलकर मिलने से ही मिलेगा। और ये जो उन्होंने उम्मीद पाली हुई है, वो एक बात तो बड़ी साफ कह चुके हैं, उन्होंने एक बात स्वीकार कर ली है कि 370 और 35 से नहीं लौटने वाला। हालांकि थोड़ा उसमें कैवेट लगा के बोलते हैं कि जब तक ये सरकार है, जिस सरकार ने इसको छीना वो वापस देने वाली है, इतना मैं बेवकूफ़ नहीं हूं कि ऐसा मान लूं। जब उनसे बार बार पूछा जाता है कि आप केंद्र सरकार से मांग क्यों नहीं करते कि 370 और 35 से बहाल कर दिया जाए, तब उनका यही जवाब होता है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट से हार चुके हैं, पहले उम्मीद थी, कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है हमें, सुप्रीम कोर्ट से भी हार चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया। तो अनुच्छेद 370 और 35A का मामला खत्म हो चुका है, वो मुद्दा खत्म हो चुका है। अब ले देकर एक ही मुद्दा बचा है उमर अब्दुल्ला के सामने और जम्मू कश्मीर की दूसरी कई पार्टियों के सामने, मतलब जो बची खुची पार्टियां हैं उनकी बात कर रहा हूं, कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। बोलने के लिए, कहने के लिए उनके पास यही है। उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट से प्रस्ताव भी पास करा दिया, विधानसभा में भी प्रस्ताव रखा गया, लेकिन कुछ होना नहीं है। ये उमर अब्दुल्ला को भी मालूम है। उमर अब्दुल्ला को मालूम है कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा उसका बहाल करना है, उसी दिन ये होगा, उनके मांगने से नहीं होगा। तो फिर मांग क्यों रहे हैं? मांग रहे हैं अपने लोगों को बताने के लिए कि देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं लगातार मांग कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं चुपचाप बैठा हूँ और मैंने मान लिया है कि जम्मू कश्मीर को कभी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। जब ये फैसला होने वाला था कि पूर्ण राज्य का दर्जा विधानसभा चुनाव से पहले क्या बहाल कर दिया जाए, तब सुरक्षा एजेंसियों में कोई एक सिपाही भी नहीं था जो ये चाहता हो कि ऐसा हो। उनका कहना था कि जो कुछ किया गया है 5 अगस्त 2019 के बाद वो सब मटिया मेट हो जाएगा, सब पर पानी फिर जाएगा अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। तो इसलिए पूरे फीडबैक के बाद, जमीनी हकीकत जानने के बाद, जो अतीत में हुआ है जो कुछ और जो व्यवहार रहा है और जो जिस तरह का इन पार्टियों का आचरण रहा है, आतंकवादियों से, अलगाववादियों से इनकी जैसी साठगांठ रही है, संबंध रहे हैं,
आज आप देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग पाकिस्तान से बात करने की बात नहीं करते। फारूक अब्दुल्ला अब नहीं बोलते कि भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, अब पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते थे 370 अनुच्छेद को अगर छुआ भी तो भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, खून की नदियां बह जाएंगी, पाकिस्तान और चीन चुप नहीं बैठेंगे, किसी के मुंह से चूं नहीं निकली। अब इनका मुंह भी बंद हो गया है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव से पहले नहीं मिलने वाला। उसके बाद भी कब मिलेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है। जो अंदरूनी सपोले थे, आस्तीन के सांप जो थे, उनकी सफाई का बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा है। काफी कुछ सफाई हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से बड़े पैमाने पर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से लोग निकाले जा चुके हैं, क्योंकि एक समझौता था अलगाववादियों और इन पार्टियों के बीच में कि हम बायकॉट की कॉल देंगे लेकिन थोड़ा सा मतदान होने देंगे, तो 10%, 12%, 14% मतदान हो जाएगा तो आप चुनाव जीत जाएंगे, और आपको चुनाव जिताने में हम इसलिए मदद कर रहे हैं कि आप सत्ता में आएंगे तो हमारे लोगों को शासन में रखेंगे, सरकार में रखेंगे। ये सब लोग आतंकवादियों को सूचना देने, उनके संरक्षण में, उनके बचाव के लिए काम करते थे और उनकी मदद के लिए काम करते थे। एक एक की पहचान करके उनको निकाला जा रहा है। तकलीफ इस बात की है। तो अलगाववादियों का तो अब कोई नाम लेवा नहीं रहा। जो दो मुख्य पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार की पार्टी और मुफ्ती परिवार की पार्टी, वो हाशिए पर पहुंच चुकी है जम्मू कश्मीर की राजनीति में। चूंकि घाटी में और कोई पार्टी है ही नहीं, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बची हुई है। जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का नया कोई विकल्प आ जाएगा घाटी में, उस दिन आखिरी समय होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य वही है कि इन तीनों पार्टियों का जम्मू कश्मीर की राजनीति से सफाया। तो पूर्ण राज्य का दर्जा फिलहाल निकट भविष्य में तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन मुगालता पालने का शौक बहुत से लोगों को होता है। उमर अब्दुल्ला को भी है। इस मुगालते में रहें कि अगर मिलकर चलेंगे तो शायद मिल जाए, लेकिन मिलने वाला तो है नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।